आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बिहार चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष के साथ वर्चुअल मीटिंग में बीजेपी सांसदों ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे का मुद्दा उठाया। सीट बंटवारे पर सांसदों की मांग है कि जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे का मुद्दा जो है उसमें बराबर सीटें दोनों पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़े। बता दें कि बीजेपी सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष के सामने मुद्दा उठाया। सम्मान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह जेडीयू को दी गई थी सीट, उसी तरह बीजेपी को भी इस बार मिलनी चाहिए सीटें। ज्यादा सीटें देने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में ये मुद्दा उठा है। जेपी नड्डा ने सांसदों से मांगी थी राय। सांसदों ने कहा बीजेपी की ताकत कमजोर नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को दिल्ली में पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, संगठन मंत्री सौदान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के संगठन मंत्री नागेंद्र समेत बिहार से आने वाले पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे। इस बैठक की अगर हम बात करें तो इसमें पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। पार्टी का हर सांसद सितंबर महीने से हर दिन 2 पंचायतों का दौरा करेगा। पूरे महीने में एक बीजेपी सांसद 60 पंचायत में जाएगा। जिले के पार्टी पदाधिकारी भी गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे। जी हां, अलग से गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे। सांसदों को अपने क्षेत्र के अलावा राज्य के दूसरे हिस्सों में भी जाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि मांझी की एनडीए में एंट्री को लेकर बीजेपी की ओर से कोई पेच नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जो पीएम मोदी के काम की तारीफ करेगा उसे गठबंधन के साथ लेने में कोई परहेज नहीं है। सभी बिहार के सांसदों की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी सांसदों को 8 करणीय कार्य दिए हैं, जिसमें प्रत्येक सांसद 60 पंचायतों में किसी एक स्थान पर जाकर के वहाँ पे सभी से मिलेंगे। जितने भी उनके मंडल में जितने मंडल हैं उस लोकसभा के सभी मंडलों में वर्चुअल बैठकें करेंगे। सभी जिले के पदाधिकारियों से मिलेंगे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, और केवल भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए के सभी सीट जिताने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है। और वह सभी सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की रणनीति बनाएंगे कि एनडीए के कोई भी उम्मीदवार हो वह विजयी हो और सभी सीटों पर विजयी हो। इसी का निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी सांसदों को दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारी में जुटी है। इस कड़ी में दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के साथ ही प्रदेश सचिव और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। आरजेडी और वामदल के साथ समझौते के बाद तेजस्वी और कन्हैया के साथ प्रचार करने की बात पर बिहार की सियासत गर्म है। सीपीआई ने तेजस्वी और कन्हैया के साथ प्रचार की बात कही है। वहीं आरजेडी के नेता कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे, जबकि बीजेपी और जेडीयू इस पर हमलावर है। दोनों युवा बिहार के भविष्य हैं, बिहार ही नहीं बल्कि देश के भी भविष्य हैं। और ये दोनों युवा अगर एक साथ आकर के पूरे बिहार में घूमेंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी, एक नया परिदृश्य पैदा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन होगा तो स्वाभाविक रूप से साथ में है भाई, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं कन्हैया कुमार जी। अब उनके कौन नेता आते हैं नहीं आते हैं, हमारा दोनों साथ होंगे। दोनों युवा हैं, बिहार को लोकतंत्र को बचाना है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एकजुट होकर के और ताकतवर होंगी। एजेंडा है वामपंथी दलों का तेजस्वी को खत्म करने का। अब ये दोनों आएंगे तो या तो कन्हैया निपटेगा या फिर तेजस्वी निपटेगा, ये तय है। बिहार की जनता जो 12 करोड़ जनता वो तय कर चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी कन्हैया मन साझा किए थे क्या? ये कभी साझा नहीं करेगा, कोई आ जाए।
बिहार के जनता ने 12 करोड़ जनता ने तय कर चुका है कि हम अपना मत नीतीश कुमार जी को देंगे। कुख्यात रीतलाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ेगा। कई मामलों में वो पिछले 10 साल से पटना के बेऊर जेल में बंद था। मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य मामलों में हाईकोर्ट से बेल मिलने पर वो देर शाम जेल से बाहर निकला। इस मौके पर कई समर्थकों ने उसका स्वागत किया। समर्थकों के मुताबिक आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय ही किस्मत आजमाएगा। जनता के बीच में जाएंगे, विकास का परंपरा जो है वो देखेंगे, कहाँ पे क्या हुआ है, क्या बाकी है। जो बाकी रह गया होगा उसको पूरा करने के ख्याल से हम जा रहे हैं। चुनाव ऐसे स्वयं लड़ेंगे दानापुर विधानसभा से। बेगूसराय पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में पुलिस के जवान भगवानपुर बाजार में दवा खरीद रहे युवक की पिटाई करते दिखे। ये युवक अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर सवार था। भगवानपुर पुलिस ने रोका तो नहीं रुका। आगे चलकर पुलिस ने उसे धर दबोचा। बाइक की चाबी मांगने पर आनाकानी की तो इन युवकों पर डंडा बरसा दिया। पीड़ित कौशल पोदार दामोदरपुर का रहने वाला है, जबकि पिटाई करने वाले भगवानपुर थाने के एएसआई का नाम महेंद्र सिंह है। तीन को बैठ चलेगा। तो तस्वीरें आपने देखी, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि आखिर बिहार पुलिस को हु किया गया है। अभी एक ही दिन पहले समस्तीपुर में खाकी और खादी का बेरहम चेहरा हमने ही आपको दिखाया था। यहां छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों को हाथ बांधकर बुरी तरह पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यहां बिथान थाने के एसआई अवधेश सिंह ने बेरहमी से हाथ बांधकर 3 युवकों की पिटाई की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एएसआई कैसे बेरहमी से युवक की पिटाई कर रहा है। तीनों युवकों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है और एसपी ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्णिया की उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वैन पर प्याज के बोरे से ढका 102 कार्टन शराब बरामद किया है। जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही मौके से 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बंगाल से पिकअप वैन में भरकर शराब की खेप लाई जा रही थी। बंगाल से आने वाली गाड़ी को डालकोला चेक पोस्ट पर जांच की जा रही। जांच में उसमें 102 कार्टन शराब और 2 लोग गिरफ्तार किए गए और इसके आगे तक कार्रवाई गिरफ्तार करके दे दिया जाएगा। मुंगेर पुलिस ने लॉटरी के अवैध धंधे का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने मौके से करीब 18 लाख रुपए की लॉटरी के साथ 10 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही 4 लाख से ज्यादा कैश, कई पासबुक और चेकबुक भी बरामद की गई। एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर चलाए गए अभियान में जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। साथ ही छापेमारी में 10 गोलियां भी बरामद की गई है। और इन सबके बीच खबर हाजीपुर से, जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। मोटर पार्ट्स व्यवसायी से 2.25 लाख रुपए की लूट की गई है। अपराधियों की गोली से बाल बाल बचे हैं व्यवसायी। गोली लगने से गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे व्यवसायी। नगर थाना के आर्यन कॉलेज के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। देश भर में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कई रियायतें दी गई है। 7 सितंबर को मेट्रो सेवा बहाल होंगे। साथ ही शहरी विकास मंत्रालय मानक जारी करेगा। मेट्रो सेवाएं कई चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। अनलॉक 4 में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में ढील मिली है। 21 सितंबर से 100 लोगों के साथ सियासी दल राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों को ये बड़ी छूट मिली है। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को खोलने की मंजूरी मिली है। कोई भी राज्य अपनी तरफ से लॉकडाउन नहीं लगा सकता, केवल कंटेनमेंट जोन में राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा सकती है। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 21 सितंबर के बाद शैक्षणिक संस्थान 50% स्टाफ के साथ खुल सकते हैं, लेकिन छात्र को बुला नहीं सकते। ये स्टाफ ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन के लिए उनके यहाँ जा सकते हैं। इसके लिए पेरेंट की लिखित मंजूरी होनी चाहिए। पीएचडी और रिसर्च के छात्र लैबोरेटरी जा सकते हैं। शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोगों को जाने की इजाजत होगी। ये छूट भी 21 सितंबर के बाद मिलेगी। अभी शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के जाने की इजाजत है। हालांकि अभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पर रोक लगी रहेगी। तो अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस क्या कुछ है वो जरा आप देखिए। किन चीजों पर पाबंदी है वो आपको हम दिखा रहे हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर इस दरमियान बंद रहेंगे। साथ ही आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर भी रोक जारी रहेगी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सोनपुर के दुधेला की, जहां लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गली और मोहल्ले में पानी भरा हुआ है और घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग जुगाड़ के सहारे जिंदगी काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि ना तो कोई जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन के लोगों ने उनका हाल जानने की कोशिश की। देखते हैं संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। सारण जिले का सोनपुर पिछले कई दिनों से बाढ़ से ग्रसित है। तकरीबन 10 से 15 रोज हो गए बाढ़ में। और देखिए बाढ़ की विभीषिका, लोग इसी बाढ़ के पानी में, आप देख रहे हैं तस्वीर में किस कदर लोग आने जाने को विवश दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से यही तस्वीर बनी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह की बाढ़ की विभीषिका शायद दुधैला के लोगों ने इसके पहले नहीं देखी होगी। लेकिन इस बार बाढ़ के पानी का स्तर जिस कदर बढ़ा है, वैसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग इसी पानी में आने जाने को विवश हैं। एक माता जी भी आ रही हैं और जाहिर सी बात है कितना पानी है। इतना पानी बाम दिखा हेल देखा कि सब मोड़ के भी ले होता नहीं जाता का करी काफी में जाल जाओ। ये में कोनो दुमत के बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, साले साले पानी आवल। सरकार से क्या सुविधा मिली आप लोगों को? हमने के सरकार सबसे कहा कहीं नहीं कोई बता रहे हैं कि लंबे अरसे से बाढ़ का पानी, और देखिए बाढ़ की विभीषिका के बीच लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। इनका कहना है कि हर साल बाढ़ ऐसी ही आती है, लेकिन इस साल जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। आप लोगों को क्या मिलता है सरकार की तरफ से इस बार? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सरकार बिल्कुल फेल है। कोरोना से हम लोग तो मर ही रहे हैं, उसके बाद ये भगवानी प्रकोप जो है, बाढ़ है, वो हम लोगों को मार रहा है। सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार का सिर्फ बोल है, काम कुछ नहीं। कुछ कोई नहीं सर, कोई नहीं। कोई देखने भी यहाँ नहीं आया। हम लोग बाढ़ से प्रभावित तो लगभग एक महीना के लगभग हो गया है। न कोई यहाँ का स्थानीय विधायक है, न किसी भी पार्टी का हो या प्रशासनिक हो, को भी जो भी है, किसी का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। जो ट्यूब है उसको इन लोगों ने वैकल्पिक तौर पर एक इंतजाम जरूर किया है, लेकिन ये नाकाफी है। और इसी तरीके से लोग जो मजबूर होते हैं उनको ले जाने और लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अदद नाव तक नहीं दिख रही इस इलाके में। जाहिर सी बात है परेशानी है, और परेशानी की ये हकीकत वाकई में प्रशासनिक अमले पर सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है। दुधैला गांव के लोग इसी तरीके से अपनी नियति पर जीने को विवश हैं, तो ये एक बहुत चिंता की बात है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, सोनपुर, दुधैला। तो सोनपुर के बाढ़ पीड़ितों को देखने वाला कोई नहीं। प्रभावित खुद सड़कों पर आशियाना बनाकर अपना इंतजाम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। हालत यह है कि कोई देखने तक नहीं आया। 2020 में सोनपुर को बाढ़ ने पूरी तरीके से अपनी चपेट में लिया। और देखिए सोनपुर की तस्वीर है, बाढ़ का जो पानी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस कदर लोगों के घरों के अंदर बाढ़ का पानी जो है वो प्रवेश किया है। और निश्चित तौर पर बाढ़ की विभीषिका ने इस बार सोनपुर के लोगों को परेशान किया है। और जो बाईपास है उससे ठीक सटा हुआ ये जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका ये शिविर दिखता है, देखने में ये शिविर है, लेकिन ये जो व्यवस्था की गई है ये बाढ़ पीड़ितों ने अपने स्तर पर की है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है।
ये केवल जो इनका अपना व्यक्तिगत प्रयास है वो इन्होंने अपनी तरफ से किया है। एक युवक है इस इलाके के रहने वाले, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये लंबा शिविर दिख रहा है, ये जो व्यवस्था हुई है, ये आप लोगों ने टेंट गाड़ा है, ये प्रशासन की तरफ से अपने आप लगा के लोग प्रशासन कुछ नहीं सर, प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं किया गया। जो भी व्यक्ति अपना अपना टेंट से मैंने गार्ड करके माल जल का अपना रखा है, प्रशासन की तरफ से कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं किया गया है। हाँ, घर तो हम लोग को बहुत 15 दिन से डूबा हुआ है। तो सरकार ने प्रशासन ने कोई प्रशासन कोई ये नहीं है, वीडियो कोई नहीं है, नहीं है ना। अपने बरस में इससे पहले कितनी बार ऐसी बार देखे हैं? मैंने आज रही एक बेर, बाकी ऐसा नहीं रही, बहुत दिन भले। ई सब दहाड़ आया कि समुच्चा बुजुर्ग निकले। इस तरह इससे पहले कब बार आई थी इस इलाके में? 1982 में आया। हाँ, 82 में। 82 के बाद ये 2020, 38 साल के बाद तो अचानक से बाढ़ आ गई। हाँ, अब जैसे आए मैंने कोई देखा तो नहीं कि हाँ कहाँ से आए, लेकिन गंगा का पानी नहीं है, ये मैंने समझिए नेपाल तरफ का पानी है। नेपाल का पानी और अचानक से आ गया। अचानक आया। का कुछ बचा आप लोगों का? कुछ नहीं। यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपने अभिभावकों के साथ इसी शिविर में जो सड़क किनारे, अमूमन यही तस्वीर होती है बाढ़ग्रस्त इलाकों की, सड़क किनारे लोग इसी तरीके से आश्रय लेते हैं। और यकीन कीजिए अगर सड़क नहीं होता तब सोनपुर के ये लोग कहाँ जाते, एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है प्रशासनिक अमले को लेकर, अगर इनकी बात 100% सच है, प्रशासनिक अमला इन तक अब तक नहीं पहुंचा है, इनको खाने पीने की अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है, राहत सामग्री के नाम पर एक दाना तक नहीं मिला हो, तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक जो महकमा है वो सवालों के घेरे में है कि आखिरकार सोनपुर में जो प्रशासनिक महकमा है वो क्या कर रहा है, क्यों नहीं इन्हें राहत सामग्री या फिर जो दूसरी सुविधाएं हैं वो मिल पाई हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 सोनपुर। सरकार दावा करती है कि हर गांव तक पहुंचने के लिए सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन बांका में कटोरिया का बेना मोहनपुर गांव टापू में तब्दील है। यहां नदी पर पुल और गांव में जाने के लिए सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी हुई है। हालत यह है कि अगर गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस जाने का भी रास्ता नहीं। इसे लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तीन 300 घर की आबादी है और कम से कम 3000-3500 यहाँ पॉपुलेशन है यहाँ का। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब गर्भवती महिला या कोई बीमार हो जाए और बरसात का समय रहे तो हम लोगों को परेशानी होती है। बाढ़ पीड़ितों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही बैकुंठपुर और सिधवलिया के लोग टूटी सड़क से परेशान हैं। सिधवलिया के मोहम्मदपुर से छपरा जाने वाली सड़क पर अभी भी पानी बह रहा है। कई जगहों पर सड़क टूट गई है, लेकिन इस इलाके के लोग अभी भी नाव से आवागमन कर रहे हैं। लंबी दूरी के लिए लोगों को अभी अपने बाइक को नाव पर ढोना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने से सड़क टूटी हुई है, लेकिन सरकार की ओर से इंतजाम नहीं किया गया। ये रोड 1 महीना से टूटा हुआ है। जो रोड मोहम्मदपुर से छपरा जाने वाला है, बाला पुल के समीप में है। हम लोग को नाव से आने जाने का रास्ता है, सुविधा है, और रोड 1 महीने से टूटा है। ना कोई यहाँ विधायक है, ना मुखिया, कोई भी आ रहा है तो यहाँ से चला जा रहा है, कुछ भी मदद नहीं कर रहा है। जो मोहम्मदपुर से छपरा का रूट जो है ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे नाव से जाने आने का सुविधा बचा है, जो कि प्राइवेट नाव से बाइक लाद करके हम लोग यहाँ से उस पार जाते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं, और सारा घर डूबा हुआ है। बेगूसराय के भगनापुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ित एक दिन बेहद मुश्किल से गुजार रहे हैं। देर रात अचानक बांध टूटने से बला नदी का पानी तेजी से कई गांवों में प्रवेश कर गया। स्थानीय ग्रामीण ऊंचे जगह तक पहुंच सके और न अपना सामान बाढ़ से बचा सके। फिलहाल घर आंगन पानी पानी है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों ने घर की छतों पर शरण ले रखी है, लेकिन इनके पास न पीने का पानी है, न खाने के लिए अन्न का दाना। तो पूरे सामान बस गया है, खाली पहनने का कपड़ा है। सोए हुए थे, 4 बजे भोर में टूट गया। घर में पानी आया तब।
मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में फर्जीवाड़े की जांच के लिए दूसरी टीम बनाई गई। 5 सदस्यीय टीम मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जीवाड़े की विस्तृत जांच करेगी। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में मामला सही पाए जाने के बाद लेखपाल अवधेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। कार्यालय संबंधित जो जांच थी उसको हम लोगों ने किया है और उसमें पाया है कि ये जो भुगतान हुए हैं ये हमारे सीएससी में महिलाएं आई नहीं, भर्ती नहीं हुई और उसके बाद भी ये भुगतान हो गया है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत कड़ी कार्रवाई किया है। लेखापाल को बर्खास्त किया है हम लोगों ने सेवा से और प्राथमिकी दर्ज हो ही चुकी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सरकार के रवैये से नाराज है और एसोसिएशन ने कई मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भरा पत्र सौंपा है। आरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार ने आरोप लगाया कि पीजी बॉन्डिंग में पोस्टिंग में अनियमितता हुई है और एमडी और एमएस के डॉक्टरों की पोस्टिंग अनुमंडल अस्पतालों में कर दी गई और कई डॉक्टरों को सीनियर रेजिडेंट में पोस्टिंग कर दिया गया है। जेडीए और आरडीए बक्सर की बात करेंगे, जहां लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक फिलहाल गंगा नदी का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा नदी के तट पर बसे बाशिंदों की चिंता काफी बढ़ गई है। गंगा नदी पिछले साल से बक्सर, सिमरी, चक्की और ब्रह्मपुर में भारी तबाही मचा चुकी है। बक्सर में भी जो गंगा का जल स्तर है अब यह लोगों को डराने लगी है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल आयोग से जो डाटा मिला है उनका कहना है कि प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। बक्सर जिले के दियारा क्षेत्र के साथ साथ बक्सर शहरी क्षेत्र के जो लोग गंगा किनारे रहते हैं उनकी भी सांसें अब सहमी हुई हैं। गंगा का जो जलस्तर है वो अपने उफान पर है और जो ये गंगा का जो जलस्तर है इस पर लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। लगातार इन पर लोग नज़र रख रहे हैं जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर।